वेलकम टू द केमिस्ट्री बाय विलक्ष्मी। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का जो चैप्टर 1 है सॉल्यूशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 12th क्लास का चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, राइट। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन देखेंगे कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा हम इसमें पॉइंट कवर करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, है ना, जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, कौन से सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड, मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस है वो किस में डिसॉल्व है, लिक्विड में डिसॉल्व है, इनकी है ना कंसंट्रेशन के बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैसेस इन ए लिक्विड, है ना, मतलब जैसे कि गैस होती है, जैसे कि O2 गैस है, ये वाटर में कितनी डिजोल्व है, वाटर क्या है, लिक्विड हो गया, और ये O2 क्या हो गई, गैस हो गई। तो जो O2 की है ना H2O में जो सॉल्युबिलिटी होती है, मतलब गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में देखेंगे। सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। कौन कौन सी होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग, है ना, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट है उसका डिक्रीज होना, ये भी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एक हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हम स्टडी इसी चैप्टर में करेंगे सॉल्यूशन में। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो सोल्यूट होता है उसका मॉलिक्यूलर मास का डिटर्मिनेशन करेंगे, है ना, बाय द हेल्प ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके अलावा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस को भी हम स्टडी करेंगे। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस का मतलब हो गया कि जैसे कोई साल्ट है, जैसे AB कोई साल्ट है, अगर ये हो सकता है कि सॉल्यूशन में जाके ये है ना आयंस में टूट जाए, या तो इसका एसोसिएशन हो जाए या फिर डिसोसिएशन हो जाए, तो उससे क्या होगा, एबनॉर्मल, है ना, मतलब जो पार्टिकल होगा उसका या तो मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी हम है ना इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बारे में हम इसमें जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा सॉल्यूशन आर होम, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले कि सॉल्यूशन होते क्या हैं। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, किसके, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के, है ना, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि उसका जो भी है ना दो जैसे कंपोनेंट्स है A और B है, इन दोनों को मिक्स किया हमने, है ना, इनको मिक्स करने से एक है ना नया मिक्सचर बन गया इनका A और B का, है ना। तो उस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होएगा और उसकी प्रॉपर्टीज होएगी मिक्सचर की, वो यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब एक समान रहेगी थ्रू आउट द मिक्सचर। अगर इसे एग्जांपल से अगर हम देखें, जैसे कि ये शुगर है, इसे वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, ये शुगर है, इसे वाटर में डिसॉल्व किया तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें इस वाले पार्ट से अगर मैं एक थोड़ा सा सैंपल लूँ टेस्ट ट्यूब में, या इस वाले पार्ट से लूँ, या कहीं से भी इसमें एक थ्रू आउट कहीं से भी पार्ट लूँ, है ना, तो उसकी जो उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है ना सबकी सेम ही रहेगी, कंसंट्रेशन सेम रहेगी शुगर सॉल्यूशन की। जैसे मैंने एक इस पार्ट से है ना एक सॉल्यूशन ले लिया, एक इस पार्ट से यहाँ से सॉल्यूशन ले लिया, तो जो सॉल्यूशन बन रहा है, वो मिक्सर बन रहा है, उसमें जो क्या है कि जो प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन है ना, कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन वगैरह हो गई, और प्रॉपर्टीज जो है इस सॉल्यूशन की वो पूरे उस सॉल्यूशन में ना एक जैसी रहेगी। तो ये कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। एक बार फिर से देखते हैं डेफिनेशन। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस आर द होमोजीनस मिक्सचर, है ना, होमोजीनस का हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे सम्मांगी, है ना, सम्मांगी मिक्सचर होते हैं। होमोजीनस मिक्सचर और फिर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट, अगर मिक्सचर के लिए अगर हम कोई भी मिश्रण बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो उसमें एक दो चीजों को तो मिनिमम मिलाएंगे ही मिलाएंगे, दो से ज्यादा भी मिक्स कर सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो गई, सॉल्यूशन आर होमोजीनस मिक्सचर ऑफ, सॉल्यूशन आर होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, या कंपोनेंट्स बोल सकते हैं इसे, कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। अब जो होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब होमोजेनस मिक्सचर वो होते हैं जिनके ना कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब हो गया संगठन, संगठन का मतलब हो गया कि वो जिन जिन से मिलकर बना है, तो उनका सबका जो कंपोजिशन और जो प्रॉपर्टीज उस जो भी वो सॉल्यूशन होगा उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, जैसे ये शुगर हो गया और ये वाटर हो गया, इनको मिक्स किया तो क्या इनसे क्या बनेगा, होमोजीनस मिक्सचर बनेगा। अगर हम सैंड होती है, सैंड मतलब मिट्टी को अगर हम पानी में डिसोल्व करते हैं तो वो उससे क्या बनता है, हिट्रोजीनस मिक्सचर बनता है। क्यों? क्योंकि अगर देखो ये वाला तो शुगर का वाटर में मिक्सचर हो गया, इससे ये सॉल्यूशन बन गया, राइट। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट लिया तो यहाँ पे कंपोजिशन का मतलब संगठन हो गया, तो इसमें है ना जो H2O प्लस शुगर का जो सॉल्यूशन होएगा उसकी कंसंट्रेशन चाहे यहाँ से ले हो, चाहे यहाँ से सैंपल ले हो, चाहे कहीं से भी इसमें सैंपल ले हो, वो क्या रहेगी, बिल्कुल कंसंट्रेशन एक जैसी रहेगी। और जो उसके कारण, जो कंसंट्रेशन के कारण ही कई प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की, तो प्रॉपर्टीज भी थ्रू आउट द मिक्सचर कैसी रहेगी, सेम रहती है होमोजेनियस मिक्सचर के केस में। वहीं अगर देखो ये सैंड है, अगर इस सैंड के पार्टिकल्स को, ये वाटर है, अगर इसमें डिसोल्व करेंगे तो हमें पता है मिक्स करके स्टेयर कर दिया, उसके बाद में क्या होता है, सैंड के पार्टिकल्स तो नीचे जम जाते हैं ना, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होती है। अब अगर हमने इस पार्ट से अगर यहाँ से लिया, अगर हमने एक सैंपल यहाँ से लिया, एक सैंपल हम यहाँ से ले रहे हैं और एक सैंपल बिल्कुल यहाँ से नीचे से ले रहे हैं, ठीक है, तो इस वाले का जो अगर हम इसकी टेस्टिंग करते हैं तो क्या इसमें सिलिका की टेस्टिंग हो पाएगी? क्या सिलिका मतलब मिट्टी को क्या बोलते हैं, सिलिका भी बोलते हैं ना। तो मिट्टी की जो कंसंट्रेशन है वो इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में सेम होगी? नहीं, इसमें तो बिल्कुल कम होगी, नीचे बिल्कुल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यहाँ तो बहुत मिनिमम कंसंट्रेशन होगी इस वाले ऊपर वाले पार्ट में। तो यहाँ पे क्या है कि जो कंपोजिशन और कंपोजिशन के कारण जो फिर प्रॉपर्टीज होती है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं रहती। यहाँ पे अलग कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज रहेगी, यहाँ से सैंपल लेंगे तो अलग रहेगी। तो इस टाइप का जो मिक्सचर होता है वो कैसा होता है, वो हिट्रोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो हिट्रोजीनस मिक्सचर्स को ना हम सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कौन से होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर्स ऑफ, सॉल्यूशन आर होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं सॉल्यूशन, कोई भी अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में क्या होता है, एक तो सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूट होता है। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट का मतलब संगठन, जिनसे ये मिलकर बना है, किन किन से ये मिलकर बना है, इसके संगठन हो गए कंपोनेंट्स का। क्या क्या होते हैं, सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट का हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे विलायक बोलते हैं। विलायक का मतलब वो होता है जो कि है ना एक्सेस अमाउंट में होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है। और सोल्यूट को क्या बोलते हैं, विले बोलते हैं ना। विले का मतलब हो गया घुलने वाला। जैसे अगर हमने ये एग्जाम्पल देखे, यहाँ पे ये वाटर है, तो वाटर क्या हो जाएगा, ये ज्यादा अमाउंट में है तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और जो शुगर होगी ये क्या हो जाएगी, सोल्यूट हो जाएगी, विले हो जाएगी, है ना, विलाय, और इससे ये सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, ये तो क्या हो गई, सोल्यूट हो गई शुगर तो, और ये वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो हमें सबसे पहले तो जो सॉल्यूशन है उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, ठीक है, कि सॉल्यूशन किन से मिलकर बना होता है। तो सॉल्वेंट से और सोल्यूट से मिलके क्या बना होता है, सॉल्यूशन बना होता है। अब हम सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी, जो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है ना सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है ना, वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। और ये जो सॉल्वेंट होता है ना वो ही है ना जो सॉल्यूशन बन के आता है, उसकी फिजिकल स्टेट को डिफाइन करता है। फिजिकल स्टेट का मतलब अगर जैसे हमने ये जैसे हमने शुगर थी, ये तो कैसी थी, सॉलिड है, ठीक है, और ये वाटर कैसा है, लिक्विड है। और ये सॉल्वेंट की कौन सी स्टेट है, फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस में से ये इसकी लिक्विड स्टेट है, ठीक है। तो ये जो बनने वाला जो सॉल्यूशन होएगा इसकी जो फिजिकल स्टेट कौन सी रहेगी, लिक्विड रहेगी। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट रहती है वही है ना सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट रहती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो सॉल्वेंट होता है वो है ना सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है। और सॉल्वेंट कौन सा होता है, जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है। अब दूसरी बात करते हैं हम सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो कि है ना सॉल्वेंट के अलावा जितने सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, थोड़े 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 थोड़े, एक तो एक्सिस वाला एक तो सॉल्वेंट हो जाएगा और बाकी उसमें जो जितने भी डिसॉल्व होंगे ना वो क्या कहलाएंगे, वो सॉल्यूट कहलाएंगे। कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट क्या कहलाते हैं, सोल्यूट कहलाते हैं। अब जैसे कि सपोज करो अगर हमने जैसे ये तो लिया, शुगर ले लिया है ना, ठीक है, और साथ में है ना ये सॉल्ट ले लिया, ये शुगर और ये सॉल्ट ले लिया, और इनको है ना हमने वाटर में डिसॉल्व कर लिया H2O में।
इन तीनों को मिलाने से कौन सा हमारा ORS का घोल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना इसकी फिजिकल, ये तो वाटर तो क्या है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है, तो हमारा बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा उसकी फिजिकल स्टेट भी क्या होगी, लिक्विड रहेगी। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन बना है ना, तो इस सॉल्यूशन में ये जो शुगर और ये जो साल्ट होगा ना, ये भी एक सोल्यूट होगा और ये साल्ट भी क्या होगा, एक सोल्यूट होगा, मतलब, और जो H2O क्या होगा, वो लिक्विड होगा। तो मतलब जो अदर देन है ना, जो सॉल्वेंट से अदर देन जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं सॉल्वेंट में, वो क्या कहलाते हैं, सोल्यूट कहलाते हैं। अब है ना हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ए फिजिकल स्टेट, है ना, ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट की क्या फिजिकल स्टेट है और सॉल्वेंट की क्या फिजिकल स्टेट है, इसके बेसिस पे हम है ना सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब हमने एक चीज देखी थी कि जो है ना, देखो ये टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया और इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब जैसे हमें पता है कि जैसे सॉल्वेंट यहाँ पे लिया है गैस, है ना, तो अगर सॉल्वेंट गैस है तो बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा उसका टाइप कैसा होगा, वो गैसियस सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट रहेगी वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट रहेगी। अब गैस में अगर गैस को डिसॉल्व करते हैं तो गैसियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखें O2 प्लस N2, है ना, जैसे नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, है ना, तो गैस इन गैस हो गया। दूसरा, अगर हम गैस में अगर लिक्विड को डिसॉल्व करें ना, तो इसका एग्जांपल हो गया क्लोरोफॉर्म का N2 गैस में डिसॉल्व करना, ठीक है। ये क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, गैस, सॉरी, लिक्विड इन गैस, नो, ये हो गया लिक्विड इन गैस हो गया। अगर हम सॉलिड को अगर गैस में डिसॉल्व करें, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल अगर हम देखें तो जो कैम्फर होता है, कपूर होता है, उसको N2 गैस में डिसॉल्व करना, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, सॉलिड इन गैस, है ना। तो ये गैसियस सॉल्यूशन हो गया। जो है ना सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट रहेगी वो ही है ना सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट रहेगी। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं लिक्विड का, है ना। लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, तो लिक्विड अगर सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो भी लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। अब लिक्विड में अगर गैस डिसॉल्व करते हैं, लिक्विड में गैस डिसॉल्व करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे H2O क्या है, लिक्विड है, और इसमें O2 गैस, जो कि है ना, जो भी हमारे वाटर रिसोर्सेज रहते हैं उसमें जो डिसॉल्व ऑक्सीजन रहती है जिससे एक्वेटिक एनिमल्स जीवित भी रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गैस इन लिक्विड, ये हो गई गैस इन लिक्विड टाइप का ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड, ये क्या है, इथेनॉल है, ये क्या होती है, लिक्विड होता है और वाटर भी लिक्विड है, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड ये सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम हम ये देखते हैं, ग्लूकोज क्या होता है, सॉलिड होता है, और H2O क्या होता है, लिक्विड होता है, तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्लूकोज प्लस H2O का मिक्सचर, है ना, ठीक है। तो ये तीन टाइप के लिक्विड सॉल्यूशंस हो गए। थर्ड टाइप का सॉल्यूशन देखते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट सॉलिड है। सॉल्वेंट सॉलिड का मतलब हो गया कि जो सॉल्यूशन वो कैसा हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। अब सॉलिड में अगर गैस को डिसॉल्व करते हैं, मतलब अगर हमने एक चीज आपने देखी होगी कि जो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन होता है ना, तो उसमें जो मेटल रहती है और जो मेटल के सरफेस पे है ना गैस पास करी जाती है ना, तो वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। H2 गैस ऑन है प्लेटिनम हो गया। दूसरा अगर लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल देखते हैं तो सोडियम अमलगम हो गया। मरकरी कैसा होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, और जो सोडियम कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो जो सोडियम अमलगम हम देखते हैं जो यूज ली जाती है रिएक्शंस में, वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं सॉलिड इन सॉलिड का, है ना, मतलब सॉलिड में सॉलिड के साथ मिक्सचर, है ना। तो जैसे कि हमारा गोल्ड रहता है, गोल्ड में आपने सुना होगा कि कैरेट, है ना, जैसे कि 22 कैरेट हो गया, 18 कैरेट हो गया। तो जो कैरेट जैसे लोग जैसे 18 कैरेट वगैरह का है ना जो गोल्ड रहता है उसमें कॉपर की मिक्सिंग रहती है ना, तो गोल्ड में है ना कॉपर का जो मिक्सिंग हो गया, तो गोल्ड क्या है, सॉलिड है, और उसमें कॉपर की मिक्सिंग करना, ये क्या किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड का ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये था कि ना टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड ए सॉल्वेंट। नेक्स्ट अगर हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करें तो एक
सबसे ज़्यादा टर्म्स हम यूज करते हैं, प्रैक्टिकल में भी यूज करते हैं और थ्योरेटिकल में भी यूज करते हैं। तो आज हम जितनी भी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स है ना डिसोल्व इन 1 लीटर। मतलब अगर हमारे पास ये 1 लीटर अगर ये सॉल्यूशन है, सपोज करो इसमें हमारे पास ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें है ना कितने मोल है, सोल्यूट के कितने मोल है। अगर सपोज करो ये हमारे पास है ना कॉनिकल फ्लास्क है और इसमें है ना इसका वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, यहाँ पे ये मार्क है, अप टू मार्क है, ये 1 लीटर का है ये, है ना, ये 1 लीटर का हमारे पास कॉनिकल है, ठीक है। तो इसमें है ना जैसे कि जो सोल्यूट है उसके कितने मोल है ना, सोल्यूट के मोल कितने हैं, वही क्या कहलाता है, मोलरिटी कहलाता है। 1 लीटर जो सोल्यूट 1 लीटर जो सॉल्यूशन होता है उसमें ना सोल्यूट के कितने मोल होते हैं, वही क्या कहलाता है, उसकी मोलरिटी कहलाता है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ ए मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया है ना, सॉल्यूशन का मतलब हो गया सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों का जो वॉल्यूम होएगा सोल्यूट प्लस सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलके क्या होएगा, 1 लीटर मतलब 1000 ml होएगा, राइट, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ ए जो सबस्टांस जो सोल्यूट का ग्राम में हो गया डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर मास हो गया, है ना। और मोलिकुलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मोल ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इससे हमें नंबर ऑफ ए मोल्स है ना सोल्यूट के कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ ए मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं, अगर तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अगर हमारे पास ये कॉनिकल है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। अब इसमें पहले तो हम क्या, अगर हम एक्सपेरिमेंटली अगर देखें, अगर हमें कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, जैसे ये कॉनिकल है, कितने का है, ये 1 लीटर का है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर का है। यहाँ तक मतलब अगर इसमें हम है ना कुछ भी फिल करेंगे, इसका मार्क ये लगा हुआ है, तो ये इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले तो फनल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें है ना सोल्यूट मिलाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में है ना यहाँ तक है ना मार्क, जहाँ मार्क है ये 1 लीटर का, वहां तक हम है ना इसमें क्या मिला देंगे, सॉल्वेंट मिला देंगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मार्क यहाँ तक होएगा, ठीक है। तो इसमें है ना इस सोल्यूट के कितने मोल है, सोल्यूट के जो मोल होते हैं ना, सोल्यूट के मोल वही क्या कहलाएंगे, इस जो ये जो सॉल्यूशन बना है ना इसका सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के, इस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, मोलरिटी कहलाएगी। अब जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, अगर 10 ग्राम NaOH को अगर हम मिलाते हैं, 10 ग्राम NaOH में हम अगर हम सबसे पहले तो कैलकुलेट करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं। 10 ग्राम अगर हमने NaOH लिया है ना, वेट कर लिया वेइंग मशीन में, और 10 ग्राम अगर NaOH है, तो इसमें सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, NaOH का है ना मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट के लिए सोडियम का 23 होता है और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना हो गया, ये 40 क्या हो गया ग्राम पर मोल, ये NaOH का मोलिकुलर वेट हो गया। इसके बाद में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वेट देख लेंगे, सबस्टांस का वेट कितना है, 10 ग्राम है NaOH लिया और उसका मोलिकुलर वेट कितना है 40, तो 10/40, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और मोल ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ गया, ये 0.25 मोल है ना निकल के आ गया। मतलब ये सबसे पहले तो हमने कैलकुलेशन देखी है कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये 0.25 मोल आ गए है ना। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर 20 ग्राम है, अगर 20 ग्राम NaOH है तो उसमें कितने मोल होंगे, तो सबसे पहले तो वेट कितना है सबस्टांस का 20 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर मास कितना है 40 है, NaOH का भी हमने देखा था, तो 40, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2, ठीक है, तो कितने मोल आ गए, 0.5 मोल आ गए। तो इस प्रकार से हम है ना नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हुआ, टोटल वेट ऑफ द सबस्टांस इन ए ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है।
अगर है ना अगर किसी भी सबस्टांस का है ना 1 मोल अगर 1 लीटर में प्रेजेंट है, जैसे कि अगर ये कॉनिकल अगर ये है 1 लीटर का है, इसका सबसे पहले तो वॉल्यूम देखेंगे कितना 1 लीटर है, और अगर इसमें है ना जो सोल्यूट है वो कितना है 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है ना 1 लीटर में, तो ये जो सॉल्यूशन होएगा ना यहाँ तक का ये जो सॉल्यूशन होएगा इसकी जो मोलरिटी कितनी रहेगी वो 1 मोलर रहेगी। ठीक है, तो 1 मोल अगर 1 लीटर में प्रेजेंट है तो उसकी जो 1 मोलरिटी का ये सॉल्यूशन बनेगा। अब मोलरिटी क्या होती है, नंबर मोल्स ऑफ ए सोल्यूट है ना, सोल्यूट के मोल्स हो गए, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन ए लीटर। जैसे कि अगर हम एक मोलर की बात करें है ना, तो मोल्स ऑफ ए सोल्यूट अगर हमने 1 मोल लिया है 1 लीटर में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 मोल पर लीटर है ना, 1 मोल पर लीटर। इसे ही क्या हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मतलब 1 मोलरिटी का उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है 1 मोलर का वो सॉल्यूशन है। अब जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, अगर 10 ग्राम NaOH है ना, उसको अगर हम एक तो 500 ml पानी में डिजोल्व करेंगे तब मोलरिटी क्या होगी, है ना, 500 ml पानी में डिजोल्व करेंगे तब मोलरिटी क्या होगी, और अगर उसी को है ना हम 100 ml 1000 ml है ना पानी में डिजोल्व करेंगे तब मोलरिटी क्या होगी। दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, एक तो 500 ml में डिजोल्व करेंगे तब मोलरिटी क्या होगी, और एक 1000 ml में डिजोल्व करेंगे तब मोलरिटी क्या होगी। और मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे, गिवन अमाउंट कितना है 10 ग्राम है, मोलिकुलर मास कितना होता है 40 होता है NaOH का, अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो मोल्स कितने हो गए NaOH के 0.25, ये 0.25 इसके मोल्स हो गए। अब इनको अगर हम 500 ml पानी में डिजोल्व करते हैं तो मोलरिटी कितनी होगी, इन्हीं को मोल्स को अगर हम 1000 ml में डिजोल्व करते हैं तो मोलरिटी क्या होगी, ये स्टडी हम देखते हैं। अब एक चीज आपने अभी देखी होगी कि है ना मोलरिटी के लिए क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, एंड वॉल्यूम किसमें था सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। ठीक है, ये चीज थी। अब हमारे पास हमने नंबर ऑफ मोल्स तो देख लिए, लेकिन हमें जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है वो किस यूनिट में लेना है, लीटर में लेना है। अब अगर हमारे पास जैसे कि 500 ml है दिया हुआ, 500 ml है, अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, या फिर ऐसे 1000 ml में कितने लीटर होते हैं है? देखो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, मतलब 1000 ml में कितना होता है 1 लीटर होता है, तो 500 ml में कितना होगा 1 लीटर बटा 1000 ml इंटू 500, हमेशा है ना यूनिट रखा करो साथ में। तो देखो ml से ml कैंसिल हो जाएगा, और ये 500 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आधा लीटर है ना, आधा लीटर का मतलब हो गया 0.5 लीटर। ठीक है, ये आ गया, ठीक है 0.5 लीटर आ गया। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब। और अगर दूसरे तरीके से अगर सिंपल वे में देखा जाए तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 500 ml, और m का मतलब होता है 10 टू दी पावर माइनस, है ना, मिलीलीटर, मिली होता है, m क्या है यहाँ पे मिली, और मिली का मतलब होता है 10 टू दी पावर -3। तो अगर हम है ना इसकी जगह अगर है ना मिली की जगह हम 10 टू दी पावर -3 लिख दे, और ये आ गया लीटर, तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही 0.5 लीटर आ जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे है ना मोलरिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, लीटर है ना। अब यहाँ पे मोल्स तो कितने थे 0.25 मोल थे, और अगर सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो 500 इंटू 10 टू दी पावर -3 लीटर हो गया। ठीक है, मिली की जगह 10 टू दी पावर 3, मिली का मतलब ही क्या होता है
मिली का मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6 है ना। इसी प्रकार नैनो का मतलब क्या होता है 10⁻⁹ ये इनके मतलब होते हैं। जैसे किलो का मतलब क्या होता है 10⁻³ होता है प्लस का, है ना। मेगा का मतलब होता है 10⁻6 होता है, और गीगा का मतलब क्या होता है 10⁻9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, मिली था तो उसकी जगह हम 10⁻³ लिख सकते हैं, और ये फिर ये लीटर हो गया, तो यहाँ पे ये आ गया। आगे से कैलकुलेट करेंगे तो जो मोलरिटी कितनी आई 0.05 मोल पर लीटर, है ना। तो मतलब इसकी जो मोलरिटी निकल के आई वो कितनी आई 0.05 मोल इसकी मोलरिटी निकल के आई। अगर दूसरी बात करते, अगर इन्हीं 0.25 मोल को अगर हम 1000 ml में डिसॉल्व करेंगे तो क्या मोलरिटी क्या आएगी, है ना। तब मोलरिटी क्या आएगी ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 1000 ml का मतलब क्या होता है 100 इंटू मिली की जगह क्या लिख देंगे हम 10⁻³ और ये लीटर हो गया। एल का मतलब है यहाँ पे लीटर, तो ये कितना हो गया 1 लीटर हो गया। और वैसे भी हमें पता है कि 1000 ml का मतलब क्या होता है 1 लीटर में कितना 1000 ml होता है, ये हमें बेसिक सी चीजें हैं। तो यहाँ पे अब मोलरिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ ए सोल्यूट तो कितने हैं 0.25 है, और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर में कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 0.25 मोल पर लीटर, है ना। ये आ गई मोलरिटी 0.25 मोल पर लीटर। ये क्या है यूनिट है मोलरिटी की, इसे है ना कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलरिटी क्या आ जाएगी 0.25 मोलर, ये सॉल्यूशन हो गया। मतलब अगर हमने देखा था कि अगर 10 ग्राम अगर NaOH हमने लिया था, ठीक है, अगर उसे हमने एक बार तो डिसोल्व किया 500 ml में और एक बार डिसोल्व किया हमने 1000 ml में, यहाँ मोलरिटी अलग आई, यहाँ मोलरिटी अलग आई। हमने क्या किया 10 ग्राम NaOH लिया और उसे हमने डिसोल्व किया, एक बार तो 500 ml में डिसोल्व किया और एक बार डिसोल्व किया 1000 ml में। ठीक है, तो यहाँ तो मोलरिटी कितनी आई 0.5 मोलर आई, और यहाँ मोलरिटी कितनी आई 0.25 मोलर आई। तो ये इस प्रकार से है ना मोलरिटी हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब साधारण भाषा में अगर देखा जाए तो मोलरिटी की क्या है, 1 लीटर अगर जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें मोल्स कितने डिसॉल्व है, बस यही मोलरिटी है, इसके अलावा और मोलरिटी कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद में हम मोलरिटी की बात करते हैं, तो मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी होती है नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, वही नंबर ऑफ ए सोल्यूट के मोल्स का देखना है। ठीक है, इन 1 kg सॉल्वेंट में, है ना। मतलब क्या होता है कि मोल्स है ना इन सॉल्वेंट का वेट कितना है 1 kg, है ना। 1 kg जो सॉल्वेंट है उसमें है ना कितने मोल्स है ना सोल्यूट के डिसॉल्व है। ठीक है भाई, हमारा सॉल्यूशन किन किन दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूशन हमारा किन किन दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो सोल्यूट से मिलकर बना और एक सॉल्वेंट से मिलकर बना। और अब ये सॉल्वेंट का तो वेट हमने ले लिया kg में, और जो सोल्यूट के बता देंगे हम मोल्स। तो 1 kg जो ये सॉल्वेंट है इसमें इस सोल्यूट के कितने मोल है, वही क्या होगी उस सॉल्यूशन की क्या होगी मोलरिटी कहलाएगी। क्या सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर क्या बना सॉल्यूशन बना। ठीक है, इसका लिया हमने वेट, है ना kg, है ना 1 kg ले लिया, और इसके है ना कितने मोल प्रेजेंट है, मतलब इस सोल्यूट के कितने मोल इस 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, वही क्या कहलाएगा इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कहलाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg, और 1 kg का मतलब क्या होता है 1 kg, है ना किलोग्राम। अब किलो की हमने क्या बताया था आपको 10⁻³ होता है ना। ठीक है, तो अगर हम इस 1 गुणा 10⁻³ गुणा ये जी का जी है ये, है ना ग्राम का, तो ये क्या हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg, और ये 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, वो किससे डिफाइन किए जाते हैं
वो मोलेलिटी से डिफाइन किए जाते हैं और इसे है ना डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल m से किया जाता है, जबकि जो मोलेरिटी होती है ना उसे कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। ये तो किसको डिनोट किया जाता है, मोलेरिटी को, और स्मॉल m से किसको डिनोट किया जाता है, मोलेलिटी को। मोलेलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। अब आता है मोलेलिटी। तो मोलेलिटी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, ठीक है, इन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए केजी। अगर यूनिट की बात करी जाए तो नंबर ऑफ ए मोल्स की क्या यूनिट हो जाएगी, मोल, और है ना सोल्यूट का वेट किस में ले, सॉल्वेंट का वेट किस में ले रहे हैं, केजी में, है ना। तो मोल पर केजी क्या हो जाएगी, मोलेलिटी की यूनिट हो जाएगी, और जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देखें कि 20 ग्राम है ना NaOH लिया हुआ है, ठीक है, उसको है ना 1000 ग्राम है ना वाटर में डिजोल्व है। वाटर क्या है, सोलवेंट है, ठीक है। उसका वेट कितना दे रखा है, सोलवेंट 1000 ग्राम दे रखा है, मतलब 1 kg, है ना। तो उसके है ना इस सॉल्यूशन की मोलिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम NaOH के मोल्स निकालेंगे। मोल्स का मतलब हो गया गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। कितना है NaOH का, 40 है, तो 20/40 इज इक्वल टू मोल कितने हो गए, हाफ मोल हो गए। वेट ऑफ ए सॉल्वेंट इन केजी में दिया हुआ है 1 kg यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो मोलिलिटी क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ ए सोल्यूट मतलब 0.5 मोल डिवाइडेड बाय सोलवेंट का वेट कितना दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है। तो कि क्या हो जाएगी, 0.5 मोल पर केजी क्या हो जाएगी, इस सॉल्यूशन की मोलिलिटी हो जाएगी, जिसे हम है ना 0.5 m लिख देंगे, स्मॉल m, है ना। मोलिलिटी को किससे का मतलब इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी होती है, ठीक है। स्मॉल m का मतलब ये इसकी यूनिट होती है। तो ये मोलिलिटी कितनी हो गई इसकी, 0.5 m इसकी, स्मॉल m इसकी क्या हो गई, मोलिलिटी हो गई। अब एक चीज आपने ये देखी, हमने दो चीजें पढ़ी, मोलरिटी एंड मोलिलिटी। अब होती है मोलिलिटी होती है ना, वो तो है ना टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, जबकि मोलरिटी होती है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जो टेम्परेचर डिपेंडेंस की अगर बात करी जाए तो जो मोलिलिटी होती है ना वो तो डिपेंड नहीं करती, ठीक है, जबकि मोलरिटी करती है। तो ऐसा क्यों। अब आपने देखा कि हमने मोलरिटी में है ना, मोलरिटी में तो क्या ले रहे थे, नंबर ऑफ ए मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे थे ना, ठीक है, इन लीटर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये तो ले रहे थे मोलरिटी में ले रहे थे, वही मोलरिटी में क्या ले रहे थे, मास ले रहे थे, मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन केजी में, है ना। मोलरिटी में क्या ले रहे थे, मोलिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना, ठीक है। ये हम ले रहे थे मोलिलिटी में ले रहे थे, यहाँ पे हम ले रहे हैं मास और यहाँ पे मोलिलिटी में ले रहे हैं वॉल्यूम। तो जो है ना टेम्परेचर पे है ना वॉल्यूम तो डिपेंड करता है ना, टेम्परेचर से वॉल्यूम तो अफेक्ट होता है, जबकि जो मास होता है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है। तो वॉल्यूम पे कौन डिपेंड कर रहा है, मोलिलिटी कर रही है, तो मोलरिटी कर रही है, तो मोलिलिटी क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मोलिलिटी डजंट डिपेंड चेंज विद द टेम्परेचर, वेयर इज मोलिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब मोलिलिटी होती है ना टेम्परेचर इंक्रीज के साथ डिक्रीज होती है, ऐसा क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा, मोलिलिटी डिक्रीज होएगी, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होने पे क्या होएगा, कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है मतलब मोलिलिटी डिक्रीज होएगी। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे मोलिलिटी डिक्रीज होती है। तो ये हो गया, मोलिलिटी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वेयर एज मोलिलिटी डिपेंड नहीं करती है। अब एक नई टर्म आती है मास परसेंटेज। तो ये हम है ना नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि ये लेक्चर हो गया अप्रोक्स 30 मिनट्स का हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मास परसेंटेज वगैरह ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, मोलरिटी एंड मोलिलिटी की टर्म्स।
बाकी ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड आपको ये चीज़ें समझ आई हो, आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।